ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा आम आदमी पार्टी आमने सामने। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल। पंजाब के विकास के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को सराहा। और कुरुक्षेत्र से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार का आगाज। हिसार से प्रत्याशी रंजीत सिंह ने विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए और बहस कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल फिलहाल PMLA कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है, कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है, तो उसे इसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी कोर्ट का रुख करने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बताया कि कल शाम उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की थी। केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसों का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपए का गबन किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस समय देश में 18वीं लोकसभा सीट के गठन की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में 102 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। बिहार के 4 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल 28 मार्च है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और कई बड़े दिग्गज नेता आज अपना पर्चा भरेंगे। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों समेत छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एक-एक सीट पर पहले चरण में मतदान करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने पंजाब के विकास के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को सराहा। उन्होंने कहा कि लोगों ने मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मन बना लिया है। वे पंजाब से लगातार 3 बार से सांसद हैं। ये बात कोई पार्टी की नहीं है, बात अब ये भी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से आगे भी आप सब जगह यही है भी मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से मेजॉरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें? क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं।
उधर हरियाणा में भाजपा में शामिल होने के बाद ऊर्जा मंत्री और रानिया से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि रणजीत सिंह का इस्तीफा मिल चुका है, इसका अध्ययन करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। होली से एक दिन पहले रणजीत सिंह ने भाजपा की सदस्यता ले ली थी। उद्योगपति नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी घोषित करने के बाद कल भाजपा ने उनके चुनावी प्रचार अभियान का आगाज किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्याशी के तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले नायब सैनी था तो अब नवीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन एक अनुभवी प्रत्याशी हैं, वे कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल न केवल विजयी होंगे बल्कि भाजपा को यहां पूरे देश में सबसे बड़ी जीत मिलेगी। आज यहाँ देकर के नवीन जिंदल जी को भेजा है और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। इस मौके पर प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि मैं पिछले 10 साल से राजनीति से दूर रहा, लेकिन फिर भी मेरे खून में राजनीति है। मैं पीएम मोदी की नीतियों और विकसित भारत के सपने को देखकर ही भाजपा में शामिल हुआ हूं। मैं क्षेत्र की जनता के लिए आज भी पहले की तरह फुर्ती से कार्य करने में सक्षम हूं। आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है। खास करके हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत विकास के काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जो है जीतेगी और एक बार फिर से माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार बनेगी। लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल के अभिनंदन समारोह में शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व राज्य मंत्री संदीप सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। यह परामर्श मौसम विभाग इस वर्ष मार्च से जून के दौरान सामान्य से अधिक तापमान के पूर्वानुमान के बाद जारी किया गया है। आयोग ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को साझा किया है। प्राधिकरण ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न निकलने की सलाह दी है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया सहित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं तय करने को कहा है। आगामी आम चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने सभी पुलिस अधिकारियों को आबकारी और कराधान विभाग के साथ मिलकर टीम के रूप में काम करने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ में पुलिस हेडक्वार्टर में स्पेशल डीजीपी पंजाब ने आबकारी एवं कराधान कमिश्नर वरुण रूजम के साथ आबकारी और कराधान विभाग के सीनियर अधिकारियों और राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों और सीपीस और एसएसपीस के साथ वर्चुअल रूप से राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गौरतलब है कि नशे और शराब की तस्करी पर कड़ी नजर रखने के लिए पंजाब पुलिस ने पहले ही राज्य के 10 सरहदी जिलों, जिनकी सरहदें 4 राज्यों और यूटी चंडीगढ़ के साथ लगती हैं, के सभी सीलिंग पॉइंट्स पर बेहतर तालमेल वाले मजबूत अंतर्राज्यीय नाके लगाए हैं। इन 10 अंतर्राज्यीय सरहदी जिलों में पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिलका, रोपड़, एसएस नगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, होशियारपुर और बठिंडा शामिल हैं। लोकसभा मतदान 2024 में चुनाव प्रक्रिया को और कुशल और पारदर्शी बनाने के मद्देनजर पंजाब के मुख्य चुनाव दफ्तर की तरफ से राज्य के सभी 24,433 पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग समेत आईटी आधारित कई अन्य नई पहलकदमियां शुरू की गई हैं। इस संबंधी विवरण देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने बताया कि पोलिंग स्टेशनों की 100% वेबकास्टिंग के द्वारा निगरानी की जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया को उचित और पारदर्शी ढंग के साथ पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी 13 हलकों, जहां 3 या इससे अधिक पोलिंग स्टेशन हैं, के 1884 पोलिंग स्टेशनों के बाहर भी कैमरे लगाए जाएंगे। इन नई पहलकदमियों में वोटरों की सुविधा के लिए कई मोबाइल ऐप्स और वेबसाइटों की शुरुआत, वोटरों को फोन के द्वारा चुनाव उल्लंघनों
संबंधी रिपोर्ट करने की सुविधा और पोलिंग स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर ईवीएमएस के ले जाने की निगरानी करना शामिल है। शिवन सिंह ने कहा कि इस बार मतदान को और सुयोग्य ढंग से संपूर्ण करने के लिए नवीन जिला सूचना प्रणाली को शामिल किया गया है। इसका प्रयोग मतदान के सभी पहलुओं का प्रबंधन करने, पोलिंग स्टाफ का डाटा इकट्ठा करने से लेकर रिहर्सलों की समय सारणी तक, पोलिंग स्टाफ की रेंडमाइजेशन और गिनती करने के लिए किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस आधुनिकीकरण का उद्देश्य मतदान को और ज्यादा कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भाजपा ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर नाम भी जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में 40 नाम हैं। इसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री और एमपी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम भी शामिल हैं। वहीं बिहार की सूची में भी 40 नेताओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एमपी के सीएम मोहन यादव, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा सुशील मोदी को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल की सूची में भी 40 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने कैप्रिकॉरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला, संजय गोस्वामी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, हरियाणा में कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे हैं। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। इसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन से भी जब्त किया गया है। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों की जब्ती के साथ ईडी ने 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर लिए हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसके साथ ही देश में अब अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के मुताबिक देश में 1319 लोगों को 1000 करोड़ रुपए के पास उनसे अधिक दौलत है। एक साल में इस सूची में शामिल लोगों की संख्या में 216 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 278 लोगों को पहली बार जगह मिली है और यह पहला मौका है जब इस सूची में शामिल लोगों की संख्या 1300 को पार कर गई है। पिछले 5 वर्षों में इस संख्या में 76% की तेजी आई। दूसरी ओर ब्रिटेन और चीन में अरबपतियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि यूरोप में अभी स्थिरता देखी गई है। हुरून रिपोर्ट के चेयरमैन ने कहा है कि ये ट्रेंड ग्रोथ में महत्वपूर्ण असमानताओं को दर्शाता है। हुरून ग्लोबल एक रिसर्च समूह है जो दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की सूची प्रकाशित करता है। 1998 से अमीरों के आंकड़े जुटाने वाले यूके वॉर्फ का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय कारोबारियों में काफ़ी अधिक आत्मविश्वास दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबारी मानते हैं कि अगला साल बेहतर होगा, जबकि चीन में उन्हें लगता है कि अगला साल बदतर होगा। यूरोप में भी कुछ खास उम्मीद नहीं दिखती है। और अब खबरें फटाफट। सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रख रहा है चुनाव आयोग। ऐप पर आचार संहिता के उल्लंघन के फोटो, वीडियो आदि से ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायत। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि CUET UG 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च तक। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची की जारी। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका को मैदान में उतारा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने हूती विद्रोहियों के हमले में जहाज पर सवार फिलीपींस के चालक दल के सदस्यों को बचाने में भारत की कार्रवाई के लिए किया आभार व्यक्त। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।